स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फेमस स्पीच में कहा था, सिविल सर्विसेज एज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसी स्टील फ्रेम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक शख्सियत मिस्टर अनिल स्वरूप, जिनसे आप सब वाकिफ हैं, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारी पोर्टफोलियो सर ने संभाले हैं। तो फ्रॉम स्टडी IQ फैमिली, आई वेलकम यू सर। Thankful for you to have invited me here. Look forward to an interaction with you. सर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि योर फादर wanted you to become an IAS ऑफिसर। इस वजह से आपने इस दिशा को चुना, लेकिन उसके बाद अब आपका रुख ये है कि अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो अगेन यू आर गोइंग टू चूज IAS। तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे जिससे सर जो अभी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो क्लैरिटी ला सकें व्हाट दिस सर्विसेज एक्चुअली ऑफर्स। No, it is true that it was my father. मेरे पिताजी की मंशा थी कि मैं IAS अफसर बनूं, और ये बात मैंने अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट के आरंभिक चैप्टर में लिखी है। और उसी पुस्तक के एंड में मैंने ये भी कहा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पुनः IAS अफसर बनना चाहूंगा। उसके कई कारण हैं, बट प्रमुख कारण ये है कि मेरे विचार से जो मेरा अनुभव रहा 38 साल का सिविल सेवा में और 37 साल का IAS अफसर एज एन IAS अफसर, मैंने पाया कि इस सेवा में इतना कुछ किया जा सकता है और इतनी संतुष्टि हो सकती है आपको, यानी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है, जो मेरे विचार से किसी सेवा में नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर एक स्कीम थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका कल्पना, जिसकी रचना में मेरा योगदान था और जिसके इम्प्लीमेंटेशन में मैंने थोड़ा बहुत किया। उस स्कीम के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें कवर किया गया और काफी मात्रा, करोड़ों की मात्रा में लोग इसमें लाभान्वित भी हुए और आज भी हो रहे हैं। उसका नाम परिवर्तित हो गया है स्कीम में। तो इस प्रकार के मौके जो कि IAS में मिलते हैं, मैं नहीं समझता विश्व के किसी भी सर्विस में या किसी सेवा में मिल सकते हैं। आप पैसा बहुत बना सकते हैं, अन्यथा बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, लेकिन जहां तक सेवा का प्रश्न है, जहां तक इम्पैक्ट का प्रश्न है, जहां तक जो कैनवस का प्रश्न है, मैं समझता हूं IAS का बहुत बड़ा कैनवस है। इसमें आपके पास विकल्प हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। आप पैसा चाहें पैसा भी बना सकते हैं, कई लोग बनाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। कुछ लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ ईमानदार हैं, काम नहीं करते। कुछ काम करते हैं, ईमानदार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ईमानदार भी हैं, काम भी करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज IAS में यह है कि ये चॉइस आपके पास है जी। कई ऐसे प्रोफेशंस हैं शायद वहां चॉइस नहीं होती, वहां आपको एक ढर्रे में चलना पड़ता है, वो व्यवस्था ऐसी है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये चॉइस आज की तारीख में भी सिविल सर्वेंट को है कि अगर वो ईमानदार रहना चाहता है तो ईमानदार रह सकता है। वो खुद ना रहना चाहे बात अलग है, लेकिन रह सकता है। कई प्रोफेशन है शायद जहां इससे अधिक कठिन होगा ईमानदार रहना। ये ऐसा प्रोफेशन है जहां पे अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये ना सोचिए, मैं कई अपने साथियों को बताता हूं, आप रेवोल्यूशनरी मत बनिए यहाँ पे, लेकिन उस अपनी सीमाओं में रहते हुए बहुत कुछ काम कर सकते हैं और उससे आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं और 3 पुस्तकों में मैंने इस बात की चर्चा की है। मैं जो संतुष्टि मिलती है उसके मैं कंपैरिजन भारत रत्न से करता हूं, और मैं कहता हूं मैं अपने करियर में 37 साल के IAS अफसर के रूप में कई भारत रत्न इस प्रकार के मुझे प्राप्त हुए। आज भी जब मैं उन वाक्यों की चर्चा करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? आप कितना ही पैसा बैंक में रख लीजिए, आपको वो रोंगटे नहीं खड़े होंगे जो लोगों को आप साथ देकर, उनको लाभ पहुंचाकर, उनकी सहायता करके जो आपको किक मिलेगा वो शायद कहीं और नहीं। एब्सोल्युटली सर। तो सर ने आपको बताया कि कैसे जो डीप सेटिस्फैक्शन है, जो हम में से हर किसी को चाहिए, ऐसा सेटिस्फैक्शन शायद कोई और सर्विस नहीं दे सकती। द कैनवस सर ने कहा, इम्पैक्ट दैट यू कैन क्रिएट, और ये आपकी चॉइस है। सर ने अपने जवाब में कितने खूबसूरती से आपको बता दिया कि यू हैव अ चॉइस एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये कहना गलत ही होगा अगर आप कहें कि पॉलिटिकल प्रेशर है और इस वजह से केवल एक ही तरीके से चला जा सकता है। नहीं, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। सर ने इस बात को आपके सामने रखा भी है। सर, जैसे आपने करप्शन की बात की, मैंने प्रीवियस जो आपके साथ इंटरव्यू किया था तो आपने इसमें बहुत ही जबरदस्त एक बात कही थी कि ग्रेजुअली गवर्नेंस में हमें डिस्क्रिशन को हटाना है, एंड यू हैव डन ग्रेट वर्क व्हेन यू आर असाइंड एज कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। लेकिन सर, ऐसा नहीं लगता कि डिस्क्रिशन केवल एक लिमिट तक ही हटाया जा सकता है? देयर आर वेरियस पोजीशंस इन ब्यूरोक्रेसी जहां पर डिस्क्रिशन रखना ही पड़ेगा। तो सर, वहां पर हम करप्शन को कैसे सॉल्व करें? व्हाट वाज योर आपने बिल्कुल सही कहा कि डिस्क्रिशन को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता जी।
क्योंकि कोई भी नियम कानून व्यवस्था ये सोचकर नहीं बनाई जा सकती कि हर आने वाले इवेंचुअलिटीज के हिसाब से उसमें निर्णय हो सकेगा। जी। सो डिस्क्रिप्शन हमेशा रहेगा, कम हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होगा डिस्क्रिप्शन। अब इस व्यवस्था में जहां पे डिस्क्रिप्शन है ऑफिसर के पास, यदि हम ट्रांसपेरेंसी लाएं, ट्रांसपेरेंसी का तात्पर्य यह है कि जो भी निर्णय लेते हैं और जो उसकी प्रक्रिया है वो जन साधारण को पता हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी आदमी गलती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी जहां पे कोई डिसीजन लेगा वो, तो उसका भी कोई आधार देगा वो कि इस आधार पे मैं इसको ये लाभ दे रहा हूं, इस आधार पे नहीं दे रहा हूं। एक बार वो आधार जन साधारण के सामने आ जाएगा तो दूसरा व्यक्ति जो उसी सिस्टम में आएगा और उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेगा, उसको भी वो लाभ वो क्लेम करेगा। वो कहेगा साहब उसने ये सब पूर्ति की थी व्यवस्था, मैं भी पूर्ति कर रहा हूं तो मुझे दीजिए। समस्या जो करप्शन की है वो शायद डिस्क्रिप्शन से उतनी नहीं है जितनी ओपेसिटी से है। अगर व्यवस्था में पारदर्शिता आ सकेगी तो करप्शन अपने आप कम होगा। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि जहां पारदर्शिता लाएंगे, व्यवस्था में पारदर्शिता लाएंगे, वहां करप्शन कम होगा। और आज की तारीख में संभव है, आज से 15-20 साल पहले शायद ये पारदर्शिता लाना संभव नहीं था। क्यों संभव है? आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप ये निश्चित रूप से जो भी निर्णय ले रहे हैं उसको जनसाधारण तक पहुंचा सकते हैं तुरंत, और प्रक्रिया को भी जनसाधारण तक पहुंचा सकते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत वो निर्णय लिया। जब मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में था तो मैं एक ग्रुप को हेड करता था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उस समय हुई थी जब चारों ओर भ्रष्टाचार चल रहा था। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, और उस समय अधिकारियों ने निर्णय लेना लगभग बंद कर दिया। तो जितने प्रोजेक्ट्स थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वो रुक गए थे। तो मेरा कार्य यह था कि उन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करें। अब देखिए आप, ऐसी व्यवस्था में जहां पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता है, इस वजह से लेना नहीं चाहता कि उनके हर निर्णय को क्वेश्चन किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो हमने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, जहां स्पष्ट रूप से खुल के विषयों पर चर्चा होती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मीटिंग के मिनट्स डायरेक्टली एक वेब पोर्टल पे अपलोड होते थे, डायरेक्टली। ऐसी व्यवस्था मैं नहीं समझता कहीं और है। पहले मिनट्स अप्रूव होते हैं, कहीं जाते हैं, फिर अगर अपलोड होते हैं तो हो जाते हैं। वहां डिक्टेशन ही पोर्टल पर होता था, सब पार्टीज बैठी रहती थी, जैसे जजमेंट होता वैसे डिक्टेशन हो जाता था। उससे लाभ क्या हुआ? उससे लाभ ये हुआ कि जो भी निर्णय हो रहा था वो संयुक्त रूप से हो रहा था, सबके सामने हो रहा था, खुल के हो रहा था। तो ऐसी व्यवस्था में पहली चीज तो गलती कम होगी। बिल्कुल सर। और अगर होती भी है तो कोई मेलाफाइडी नहीं होगी, क्योंकि सबसे सामने हो रही है। कोई भी मेलाफाइडी चीज होता है हमेशा छुपा के होती है, खुल के कोई मेलाफाइडी चीज नहीं करता, गलत काम नहीं करता, छुप के करता। तो जहां ट्रांसपेरेंसी आएगी, और फिर इसी व्यवस्था को मैं कोल में ले गया जब मैं कोल सेक्रेटरी बना जी, और वहां भी जो ऑक्शंस किए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किए। ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल इसलिए हुई क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके कि हम लाइव ऑक्शन कर सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हमने वहां गलती नहीं की, गलती वहां भी हुई। क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे स्वाभाविक है कि कभी कभी गलती हो जाएगी। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो कोई मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं करेगा कि अगर इनका कुछ इसमें हाथ होता या जानबूझ के कर रहे होते तो छुप के करते, सामने थोड़ी ना करते। तो गलतियां हुई हमसे भी, लेकिन हमने उन गलतियों को माना और सुधारा। तो किसी ने मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि जहां एक और डिस्क्रिप्शन हमें कम करना चाहिए, समाप्त तो नहीं हो पाएगा, वहीं दूसरी ओर हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, जो कि महत्वपूर्ण है। आपको मालूम नहीं पता है, नहीं पता कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में या कोल में या उसके बाद में एजुकेशन में रहा कि हमने सब फाइल पेपर समाप्त कर दिए, हर चीज डिजिटल हो गई। तो किसी ने मुझसे पूछा, ये बताइए कि साहब आपने, जब आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के हेड थे, तो आपने 15 महीने में 5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट कैसे हेल्प कर दिए क्लियर? मैंने कहा ऐसे हुए कि अब हर अधिकारी को पता है कि अगर वो किसी फाइल पर बैठेगा तो सबको पता रहेगा वो किस फाइल पे बैठा जी। तो अगर हम डिजिटलाइज कर दें फाइल्स को जी, तो कोई भी व्यक्ति, जो एक प्रमुख कारण है करप्शन का डिले, जिसे अक्सर स्पीड मनी कहते हैं, देना पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जहां को डिस्क्रिप्शन भी कम होगा
और जितना डिस्क्रिप्शन बचेगा वो उसकी भी डिलीवरी ट्रांसपेरेंटली होगी। एग्जैक्टली सर ने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि कैसे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे कि कानून आए, फॉर एग्जांपल आरटीआई, सिटीजन चार्टर, कुछ उपयोग करने की कोशिश उसमें चली रही है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। सर हम शायद ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले कि हमारे सिविल सर्वेंट्स कैसे काम करेंगे। जैसे कहा जाता है कि इंडिया शायद अभी भी ट्रांजिशन फेज में है। जैसे गुनर मर्डल अपनी बुक एशियन ड्रामा में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, यानी कि यहाँ पर कई बार कानून बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी भी दी जाती है, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं, कुछ वास्तविकताएं ऐसी हैं जो कि कुछ कोई स्टैट्यूट में लिखी नहीं है। दैट्स अ यूनिक प्रॉब्लम दैट बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू फेस ऑन ग्राउंड एंड देन यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। और वहां पर वो कहते हैं कि यानी कि आपके सरकार के कानून को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की क्षमता में कमी है। तो सर आपके अनुभव से, क्योंकि आपने एक उस फेज से मतलब आप गुजरे हैं जहां पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया इंडियन सोसाइटी में, आपने ग्राउंड पर भी काम किया, फिर बीइंग अ पॉलिसी मेकर भी काम किया, तो कैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख रहे हैं कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं, या आपको लग रहा है अभी भी वी आर वेरी वेरी स्लगिश फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे विचार से बहुत चेंजेस आ रहे हैं और वही टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से आ रहे हैं। ओके। आज से 30 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि रेलवे रिजर्वेशन जिस प्रकार से आज की तारीख में होते हो जाए। मेरे हिसाब से वो पहला रेवोल्यूशन था जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। आप तो शायद सब पैदा भी नहीं हुए होंगे, मुझे स्मरण है कि पहले रेलवे रिजर्वेशन के लिए कितना भागदौड़ करनी पड़ती थी, फिजिकली जाना पड़ता था, और आज की तारीख में आप उसको डिजिटली कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, और वो काफी पहले शुरू कर दिया रेलवे, पहला एक्सपेरिमेंट। इसी तरह अन्य विभागों में भी इस प्रकार का कार्य चल रहा है। जैसे इनकम टैक्स में काफी सुधार आए हैं, और उसमें भी अब जैसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर की थानेदारी जो होती थी वो समाप्त कर दी गई है, अब डिजिटल होता जा रहा है। तो मेरे विचार से बहुत काम हो रहा है और बहुत कुछ होना भी चाहिए। एक प्रमुख आरंभ जो है वो हरियाणा स्टेट में किया गया है, और मैं चाहूंगा कि वो अगर पूरा देश उसे अपना ले तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, करप्शन का प्रमुख कारण है फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर। क्योंकि अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो करप्शन कैसे होगा? सही बात। जब मुलाकात होगी, उससे बातचीत होगी, चाय वाय पी जाएगी, तब मिठाई की बात आएगी। अब बैठेंगे नहीं, चाय नहीं पिएंगे तो मिठाई की कहां से बात आएगी? सही बात। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो फिजिकल इंटरफेस कॉमन मैन का गवर्नमेंट के साथ है उसको हम कैसे एलिमिनेट करें। एक पहल हरियाणा में की गई है, और वो हरियाणा में की जा रही है एक समग्र फाउंडेशन करके है, जिन्होंने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर उन समस्त व्यवस्थाओं को का परीक्षण किया है जिसमें कोई भी कॉमन मैन एक गवर्नमेंट ऑफिस से या गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलता है, और उन्होंने लगभग 500 ऐसी व्यवस्थाओं को विस्तार से उन्होंने इसका परीक्षण किया। इन 500 में से 300 से अधिक व्यवस्थाओं को उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया। मतलब यह है कि उन 300 व्यवस्थाओं के लिए किसी कॉमन मैन को, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, कहीं किसी पब्लिक ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी एक कियोस्क जो स्थापित हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, वहां जाकर अपना अप्लाई कर देगा और अपने फोन पर वो ट्रैक कर सकेगा कि वो एप्लीकेशन किस बाबू के पास, किस अफसर के पास पड़ी हुई है। इससे बड़ा रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आ रहा है। मेरा यह मानना है, और ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना था और आज भी है। आज कुछ साकार हो रहा है। जब मैं सर्विस में था मैं नहीं कर पाया, मुझे अच्छा लगा जब मुझे जानकारी मिली कि यह कार्य हो रहा है हरियाणा में। आप विचार कीजिए इस चीज पर कि अगर सामान्य रूप से किसी नागरिक को किसी ऑफिस में जाना ना पड़े, would be great। करप्शन तो 90% अपने आप खत्म हो जाएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस आ जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मुझे जानकारी दी गई है कि और स्टेट्स में भी इस पर प्रयास चल रहा है। तो जैसा मूल प्रश्न आपने किया था कि क्या ये परिवर्तन आ रहा है, मैं इस परिवर्तन को देख रहा हूं, और मुझे आशा है कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा और इससे जन सामान्य को जो है लाभ मिलेगा। एक दूसरा आपने महत्वपूर्ण बात कही थी कि इसमें जनता की भूमिका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक विचार होता है कि सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, सरकार भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। अरे भाई, वो इस समाज के अंग। सही बात। और ये समझना गलत है कि सरकार में हर व्यक्ति भ्रष्ट है,
क्योंकि मैं 38 साल वहां रहा हूं, मैंने देखा है कई मात्रा में अधिकारी ऑनेस्ट हैं और काम करते हैं। जी। अब हम सिर्फ गलत चीज को देखते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। हम्म। अगर हम जो सही काम कर रहा है अधिकारी या कर्मचारी और अच्छा काम हम महसूस कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? हम्म। आज की तारीख में एक अच्छे कर्मचारी को अच्छे कार्य करने के लिए रिवॉर्ड क्या है? उसका भी हम्म। प्रमोशन सबके साथ होगा। उसका हम्म। रिवॉर्ड यह है कि जिस व्यवस्था में वो काम कर रहा है, जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ शब्द उनके लिए अच्छा बोले। हम्म। हम मुक्त कर्ण से इतनी बुराई करते हैं, मुक्त कर्ण से तारीफ क्यों नहीं करते? ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर अधिकारी भ्रष्ट है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, बहुत जगह काम हो रहा है। तो आप बाकी जो फेंस सिटर्स हैं, उनको प्रेरित कैसे करेंगे? उनको प्रेरणा मिलेगी उन लोगों की तारीफ से जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। यहां हम्म। समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी को कुछ अच्छा काम दिखता है, किसी के लिए कोई अच्छा काम करता है, वो अपना घर चला जाता है काम करा के, हम्म। हम्म। बात नहीं करता उससे। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो 10 जगह चर्चा करेगा। मैं हम्म। ये नहीं कह रहा हूं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अभी बहुत है, और प्रॉब्लम की भी चर्चा होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन हम्म। साथ साथ जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके भी मुक्त कंठ से तारीफ होनी चाहिए। ये मेरे विचार से भूमिका है समाज की। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि एक्चुअली द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या रोल मॉडल सेटिंग किसी भी समाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे सिविल सर्वेंट्स दिनों रात काम कर रहे हैं, ऐसे ही ये देश नहीं चल रहा, ऐसे ही ये रिफॉर्म्स नहीं आ रहे। बट आप कितने सिविल सर्वेंट्स को जानते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? शायद बचपन में काफी लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें हम मूक बलिदान की बात करते हैं, मील के पत्थर की बात करते हैं, यानी कि वो स्टोन जो कहीं फाउंडेशन में लगा हुआ है, लेकिन उसी स्टोन के बलबूते ये पूरी इमारत, ये पूरा देश चल रहा है। तो ऐसे ही कितने सारे सिविल सर्वेंट हैं जिसके बारे में आप और हम दोनों अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता। तो ऐसे में आपने जी। सही कहा, दिखाई जी। कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जी। जमीन में दब गए जो इमारत उन्हीं पर कायम है। मेरा जी। ख्याल ये सिविल सर्वेंट्स पर लागू होती है। बिल्कुल सर, सिविल सर्वेंट पे लागू होती है बात। हमें ऐसा लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए और सरकार भी इंसेंटिवाइज करे ऐसी प्रैक्टिसेस को। तो आई थिंक इससे सिविल सर्वेंट्स मोटिवेट होंगे। और वैसे एक देयर इज अ सेइंग, सर आई वाज एसोसिएटेड सम टाइम बैक विद वन थिंक टैंक, सो इन वन ऑफ देयर सेशन सो दे ब्रॉट अप दिस पॉइंट कि करप्शन इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ पर्सनैलिटी, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम। यानी कि अगर सिस्टम में करप्शन ना करके ईमानदार रहना ज्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, सो एवरी पर्सन इज गोइंग टू वर्क एज पर देयर इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट ईमानदार रहने में होगा तो जाहिर सी बात है वो वही राह चुनेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरहोल दिस सिस्टम, जैसे कि सर ने कहा, इंसेंटिवाइज। अब सरकार अपना काम करेगी क्योंकि सिस्टम चेंज होगा, वो तो समय लगता ही है चीजों में। लेकिन हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सर ने कहा, अगर कुछ भी आप काम कराएं और कोई काम उसको अच्छा करता है तो यू शुड रिकॉग्नाइज दैट। और आजकल हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू शुड एक्चुअली, यू कैन से, प्रोपेगेट होप। जैसे कि सर भी एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव को रन करते हैं, नेक्सस ऑफ होप। मैं उम्मीद करूंगा सर उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप सब एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, यू शुड नो अबाउट दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। सर इसके बाद मैनी ऑफ आवर एस्पिरेंट्स दे वुड बी क्वाइट, यू कैन से, काफी लोगों ने आपके वीडियोस देखे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में और क्या वैल्यू दें? मतलब सिंस यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, सो वी वांट टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सर आप अपनी जर्नी, मतलब जब से आपने सिविल सर्विस ज्वाइन किया उसके बाद क्या क्या आपने पोजीशंस, मतलब किन किन पोजीशंस पर आप रहे, और हर एक पोजीशन पर आपने क्या महत्वपूर्ण चैलेंज देखा, क्या आपका, क्या सीखने को आपको मिला, so that our viewers can actually you can say get an idea कि actually काम कैसे होता है on ground, और कैसे फिर you actually go up the ladder। सिविल सर्विस एक बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट है। जी। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि बैठते ही यहाँ पे एक लाल बत्ती मिल जाएगी, उसमें आराम से हम घूमेंगे, तो वो गलत फहमी है उसको। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कितना एंजॉय करें। अच्छा चैलेंज है, डिफिकल्ट है और बड़ा एंजॉयबल है। देखिए, बड़ा आपको कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ अच्छा है, चैलेंजिंग भी है, कठिन भी है। ये वास्तविकता है। जैसे जीवन होता है ना, उसी तरह सिविल सर्विस है। मतलब कोई स्मूथ नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन इफ यू हैव द टेम्परामेंट एंड मेंटालिटी, यू कैन थॉरली एंजॉय द जर्नी, समथिंग व्हिच आई डिड। आई एंजॉयड इट थॉरली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू में जब मेरी पोस्टिंग हुई सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मैं बना हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, तो उन दिनों काफी टेंशन वगैरह चल रहा था।
ये दुर्भाग्य था कि उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन हो गया और उसके बाद जो हुआ वो हृदय विदारक था। जी। एक रूलिंग पार्टी के कुछ लोग जो है कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानें जला रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। तो मैं क्योंकि सब डिविजन मैजिस्ट्रेट था, मेरा काम था वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो हम लोग रातों दिनों अपना घूमते रहते थे देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है। उसी दौरान मुझे एक खबर मिली कि एक वहां के जो बड़े पावरफुल विधायक हैं, एमएलए, बहुत ही पावरफुल, वो इनके पीछे थे, जो लूट और आर्सन हो रहा था, आगजनी हो रही थी। तो मेरे मस्तिष्क में डिलेमा था कि इतने पावरफुल है, उनके अगेंस्ट मैं नया नया सर्विस में आया था कि इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि लेते। तो मैंने उनके अगेंस्ट एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का केस बनाया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए जेल में रख सकते हैं, लेकिन इसका अधिकार, जो निर्णय का अधिकार, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, मेरा नहीं था। मैंने सिर्फ एक फाइल बनाई उस पर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज दी। ये बात उस एमएलए तक पहुंच गई। वो तो बहुत ही नाराज और वो भागा लखनऊ, और वहां मालूम नहीं किससे उसने बातचीत की। लखनऊ हमारा स्टेट का हेडक्वार्टर है। मुझे लखनऊ तलब किया गया। मैं पहुंचा वहां पर, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी के कमरे में जब मैं घुसा तो उन्होंने मुझसे कहा, अनिल तुमने क्या कर दिया? तो मैंने उनको बैकग्राउंड बताया कि साहब ये बैकग्राउंड है, मेरे के लिए क्या विकल्प था कि अगर ये अंदर नहीं जाएंगे तो वहां और बवाल करेंगे। तो वो सहमत हुए मेरी बात से, लेकिन फिर मुझसे बोले, यार ऐसा करो तुम फाइल वापस लो। तो मैंने कहा, साहब अगर आप सहमत हैं तो फाइल। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे हित में, अभी तुम्हारा करियर बहुत आगे है। मैंने कहा, साहब मैंने तो फाइल भेज दी, डीएम साहब जो है डिसएग्री कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं मेरा प्रपोजल। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम वापस ले। तो समाव मैंने उनसे कहा, बड़े पोलाइटली मैंने कहा, साहब फाइल में क्या वापस लूंगा, जो भी निर्णय ले ले। इससे वार्ता खत्म हो गई और मैं अपने जिले में वापस आया। 24 घंटे में मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से। तो मैं बड़ा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी था कि देखिए मैंने अच्छा काम किया। आप लोग भी अक्सर देखते होंगे कि आजकल कई ईमानदार अधिकारी, कई उसमें एक्चुअली ईमानदार हैं, कई सो कॉल्ड ईमानदार हैं, वो इस बात से चिंतित रहते हैं कि इतने ट्रांसफर हो गए, इतने ट्रांसफर हो गए। मैं भी शुरू में थोड़ा चिंतित हुआ, शुरू में, बाद में मेरी धारणा बदली। मैं बहुत परेशान हुआ कि साहब मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना हताश नहीं था कि मैं अच्छा काम करना बंद कर दूं। चला गया मैं वहां से। 8 साल बाद मैं उसके एडजॉइनिंग जिले में, हरदोई में मैं पहले था, लखीमपुर खीरी का मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन के आया। यहां पर बाबरी मस्जिद एजिटेशन चल रहा था उस समय, लेकिन हमारा जिला जो था बड़ा शांत था, क्योंकि यहाँ सबको पता था कि अगर कोई गड़बड़ करेगा, ये पड़ोसी जिले में थे, ये देखते नहीं कौन कितना बड़ा बड़ा एक्शन ले लेते हैं। तो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ जो माहौल है, किसी ने किसी को गोली मार दी, कोई कहाँ चला गया, मैं देखता हूँ। मैं उन लोगों को यही बताता हूँ, अगर आप माहौल ठीक बना लेंगे तो आधा काम आपका बन जाएगा। माहौल ये रहेगा कि गड़बड़ आदमी मार के निकल लेगा, आप उसका कुछ करेंगे नहीं तो दूसरा आदमी भी मारेगा। माहौल ये रहेगा कि आज आप पुलिस वाले को अलाउ कर देंगे, गोली से किसी को मार दे, एनकाउंटर कर दे, तो कोई दूसरा आदमी भी गोली मार देगा। लेकिन अब माहौल ये रहेगा कि हम गड़बड़ नहीं टॉलरेट करेंगे, जिसे हम यूपी में इकबाल कहते हैं। अगर आपका इकबाल बुलंद है तो गड़बड़ नहीं होगी। तो ऊपर वाले की कृपा से मेरा इकबाल बुलंद था, तो वहां शांति थी। बाकी सब जिलों में कर्फ्यू लगा था, लखीमपुर खीरी में कर्फ्यू नहीं लगा। लेकिन जैसे किस्मत थी, एक मर्डर हो गया हमारे जिले में भी। तो उस मर्डर के बाद जो रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वो एक प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन निकालना चाहते थे। आजकल भी कई लोगों को शौक आया, लेकिन उस समय भी था। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, भाई आप ही की पार्टी है, या आप फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे, कम्युनली चार्ज एनवायरनमेंट है, या तो कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। नहीं साहब वो तो हम निकालेंगे। जो नहीं माने तो मैंने उनको पकड़ के बंद कर दिया। अब देखिए आप, पिछले जिले में तो मैंने खाली एक फाइल भेजी थी, बंद कर, यहाँ मैंने बंद कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ट्रांसफर हो ही जाएगा कल। हम लोग तैयार थे, लेकिन रात को लेट नाइट चीफ मिनिस्टर का फोन आया मेरे पास। उन्होंने पूछा, डीएम साहब आपने क्या कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। मैंने कहा साहब किया है। क्यों किया? तो मैंने समझाया उनको। बोले नहीं नहीं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने कहा साहब एक ही तरीका है कि आप या कोई जना बात करे उनसे कहे कि फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकाले, मैं छोड़ दूंगा उनको। तो वो नाराज से दिखे, कुछ लगे मुझे फोन पे, उन्होंने फोन बैंग देता। तो हम तैयार थे अगले दिन ट्रांसफर के लिए, पूरा अनुभव था मेरा। अगले दिन सुबह मुझे फोन आया कि वो जो जिला अध्यक्ष है वो तैयार हो गए फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। मैंने कहा ठीक है, उनको छोड़ दो। छोड़ दिया, मेरा कोई व्यक्तिगत तो था नहीं, उनसे छोड़ दिया गया। बात यहां नहीं खत्म हुई। 2-3 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, जो मुझसे नाराज इतना थे, मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्टर डीएम का मुझे अवार्ड दिया उन्होंने। तो मैं अक्सर अपने साथियों को बताता हूँ, देखिए 2 अलग अलग प्रकरण थे, सिमिलर थे,
एक में मेरा ट्रांसफर हो गया, दूसरे में मुझे अवार्ड मिल गया। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा ये ट्रांसफर के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे याद है उसके बाद मैं सचिव बना, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर यूपी में। तो मेरे एक मंत्री थे, बड़े भ्रष्ट थे। आप भी जब सिविल सर्वेंट बनेंगे हर प्रकार के लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन जैसा शुरू में मैंने कहा था, आपके पास फिर भी चॉइस है। आपके चारों तरफ जैसे भी लोग हों, आपका उन पे तो कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने आप पे नियंत्रण है। आप क्या रहना चाहते हैं वो आईएएस में संभव है, और जगह का मैं नहीं कह सकता। मेरा अनुभव बताता है कि अगर आप चाहते हैं ईमानदार रहना तो आप रह सकते हैं। बाकी का मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं, मुझे अनुभव नहीं है, लोग अलग अलग परिस्थितियां बताते हैं, लेकिन आईएएस में आप रह सकते हैं ईमानदार। और ना केवल ईमानदार रह सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं। और जगह मुझे पता नहीं है, ईमानदारी से काम कर सकते नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बात है, ये मेरा अनुभव बताता है। तो ये मंत्री ने मुझे एक आदेश भेजा, आदेश में लिख के भेजा कि आप इस डिप्टी डायरेक्टर को निलंबित कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। कोई कारण नहीं दिया। ये लीगल ऑर्डर था। लीगल इसलिए था कि उन मंत्री को अधिकार था डिप्टी डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर को सस्पेंड करने। अगर इलीगल ऑर्डर होता तो मैं मानता ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन इलीगल ऑर्डर था। तो मैंने मंत्री को फोन करके पूछा, मैंने कहा आपने कोई कारण नहीं दिया, इसको सस्पेंड करने को कह दिया आपने। तो उन्होंने मुझसे कहा वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा साहब बड़ी छोटी चीज है, मैं उससे कह देता हूँ आपसे मिल लेगा। फिर मैंने इस अधिकारी के बारे में मालूम किया, यार मिलने क्यों नहीं किया, क्या बात है। सब लोग बोले साहब ये तो बड़ा ईमानदार और बड़ा अच्छा अधिकारी है। फिर मैंने उस अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा यार तुम मंत्री से मिलने क्यों नहीं गए, बड़े नाराज है, तुम्हें निलंबित करने को कह रहे हैं। बोले सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा। वो मंत्री उनसे पैसा चाहता था, नजराना चाहता था। मैंने पुस्तक में लिखा है, नजराना शुक्राना जबराना, ये नजराना चाहते। उसने कहा साहब ना मेरे पास है देने को, ना मैं दे सकता हूँ। अब मेरे लिए एक डिलेमा था, जो मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमा था सिविल सर्वेंट में लिखा है। ये डिलेमा था कि मैं इसको कैसे बचाऊं। इसे ईमानदार है, अच्छा है, और जस्ट बिकॉज वो मंत्री का, आप लोग अगर सिविल सर्वेंट बनेंगे तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में आए सामने कि आपसे कोई जो इलीगल काम नहीं है लेकिन गलत काम है। देखिए यही एथिक्स और लॉ आता है। तो मैंने अपने नियमों को देखा, उसमें पाया कि अगर मैं अपने मंत्री से असहमत हूं तो मैं उस फाइल को रूट कर सकता हूं चीफ सेक्रेटरी, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होते हैं स्टेट में, उनको। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, बहुत बढ़िया अधिकारी थे, मैं उनके साथ काम कर चुका था, मुझे जानते थे। मैंने उनको पूरा बैकग्राउंड बताया कि साहब ये इतना अच्छा अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, और मंत्री ने सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया। तो मुझसे बोले अनिल फाइल मुझे भेज दो, फिर देखते हैं। फाइल भेज दी मैंने उन्हें। अब मंत्री हमसे पूछते रहे कहाँ गई फाइल, आदेश नहीं जारी हुआ। मैंने कहा साहब मुख्य सचिव को भेजा। तो कुछ ज्यादा परेशान हो गए, तो मुख्य सचिव से तो वो नहीं मिले, वो जाके मुख्यमंत्री से मिल लिए। अब मालूम नहीं उनके बीच क्या हुआ, मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो चीफ सेक्रेटरी नाराज हुए मुझसे, कहने लगे देखो यार उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं, फॉर अ सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इट इज इनएविटेबल। जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना। और वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म होगा, कहीं ना कहीं मुझे पोस्टिंग है, वहां काम कर लूंगा। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये अब आप पे निर्भर करता है कि परिस्थितियों को आप कैसे समझें। देखिए परिस्थितियों पर आपको कोई नियंत्रण नहीं है। आप में से कई लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, कई अलग अलग परिस्थितियों में कर रहे होंगे, उन परिस्थितियों पे तो आपका नियंत्रण है नहीं आपका, लेकिन अपने आप पे नियंत्रण है। आप अपने आप को संयमित कर लें, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लें, आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करें। जब आप ये कर लेंगे तो आप सफल होंगे, और कम से कम चांसेस तो वहीं सफल होने के। तो ये है बेसिकली। ऐसे तो मैं कई वाकये हैं मेरे जीवन में, मैं लगातार आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैंने संक्षिप्त में इसलिए बताया कि जो लोग सिविल सेवा में आने का जिन्होंने निर्णय लिया है या निर्णय लेने जा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये सिविल सेवा लाल बत्ती नहीं है। सिविल सेवा में जो आपको अधिकार है वो अधिकार है अच्छा काम करने का, और अच्छा काम करके जो आपको अधिकार मिलेगा वो आपको रिटायरमेंट के बाद तक बना रहेगा। वरना जब तक आप कुर्सी में बैठेंगे तब तक आपको सलाम करेंगे, जिस दिन कुर्सी से उतर जाएंगे आपको सलाम भी नहीं, देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। तो लाल बत्ती के लिए मत आइए सिविल सर्विस में, आइए यहाँ आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। आप शायद प्राइवेट सेक्टर में जो रहता है वैसे नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपको संतुष्टि मिल रही है काम करने से तो इससे बढ़िया मौका कहीं और। तो सर ने आपको अपनी स्टोरी के थ्रू बता दिया कि एक्चुअली देयर आर सम वैल्यूज एक्चुअली व्हिच कैन गिव यू द राइट पाथ। सही पाथ हमेशा आपके पास होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास सही रास्ता ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही रास्ता नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज हैं शायद वही हिली हुई हैं, तभी आपको सही रास्ता नहीं दिख रहा। सर कुछ ऐसी वैल्यूज पर आप फोकस करेंगे, बिकॉज यू हैव रिटन अ बुक ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। कुछ ऐसी वैल्यूज, क्योंकि पर्सनैलिटी
is one aspect which we have to show, right? इंटरव्यू स्टेज पर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि जज करता है इंटरव्यू बोर्ड? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मेरे विचार से इंटरव्यू बोर्ड इस बात को देखता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं, सकारात्मक है या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल सर्वेंट के रूप में आपके सामने कई एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, जो आपका काम ही है। अगर कोई समस्या सब समाप्त हो जाए तो सिविल सर्विस भी समाप्त हो जाए। एग्जैक्टली। समस्याओं को जूझने का आपका काम है, समस्याएं आपको दी जाएंगी। आपका अप्रोच क्या होता है इन प्रॉब्लम्स के लिए? तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं इस समस्या का समाधान कैसे किया गया। कई लोग जब चैलेंज सामने आता है तो भागते हैं। कई लोग जब चैलेंज सामने आता है तो एंजॉय करते हैं कि हम इस चैलेंज को कैसे सॉल्व करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ना केवल इंटरव्यू बोर्ड में बल्कि सेवा में। देखिए, आप किसी वजह से अगर सिविल सेवा में आ भी गए, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो यहां फेल हो जाएंगे आप। और वो बड़ा दुखदाई होता है। मैंने कई अफसरों को देखा है कि सिविल सेवा में तो आ गए, आईएएस अफसर बन गए, लेकिन यहाँ पे उनके नेगेटिव एटीट्यूड से वो खुद परेशान रहते हैं, बाकी सभी परेशान। इसलिए ये पॉजिटिव एटीट्यूड तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ी बात है। ईमानदारी में मान के चल रहा हूं, ईमानदारी पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप बेईमान होंगे तो आप खुद ही भुगतेंगे। क्योंकि पहले शायद बच जाते थे, आज की तारीख में तो अब जेल ही जाते हैं। तो आप सोच के समझ लीजिए, हो सकता है कुछ ना गए, आगे जाएंगे। देखिए, मैं तो यूपी से आता हूं, जब 2 चीफ सेक्रेटरी जेल गए। तो अब आपको सोच समझ के आप खोल के करना है जो कुछ करना है। आप समझते हैं आप पैसा बनाना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू। बट मेरी राय में अगर आप पूछेंगे तो जो आपको किक एक ऑनेस्ट एफिशिएंट फंक्शनिंग में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और आपकी देखभाल कर लेता है गवर्नमेंट, ठीक ठाक देखभाल कर लेती है। हाँ, इससे मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? असली समस्याएं ये होती हैं जब आपकी एक्सपेक्टेशंस एक पर्टिकुलर लेवल पर चली जाए। मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूं कि 38 साल की सेवा में मैं किसी नेता के पास किसी चीज बस व्यक्तिगत सिफारिश के लिए नहीं गया। सरकारी काम के लिए जाता था, व्यक्तिगत सिफारिश के लिए कभी किसी के पास। तभी मुझे बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स मिले और मुझे अच्छा लगा जो भी असाइनमेंट मिले। ये जरूरी नहीं है, ये गलत माहौल बनाया हुआ है कि पॉलिटिकल पेट्रनेज पाने पर ही आपको अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे। अब इससे तीसरा प्रश्न आता है कि अच्छा असाइनमेंट है क्या? वो आप पे निर्भर करता है। मेरे विचार से आईएएस में कोई असाइनमेंट खराब नहीं। आप में अगर दम है, बल है, तो आप हर असाइनमेंट को अच्छा बना सकते हैं और उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। आप सोचिए इस बात को, मैं और सेवा की बात नहीं कर रहा हूं। आईएएस में तो आदमी 9 साल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है, 10 साल में। जिसके लिए राज्य स्तरीय सेवा का अधिकारी पूरा अपना करियर के बाद जाके सोचता है बनने के लिए, वो आप 9 साल में बन जाते हैं। और क्या चाहते हैं भाई? एग्जैक्टली। आपको इतना सब कुछ मिल सकता है। जब इतना मिल सकता है तो आप क्यों और चीजों के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखिए, समस्या कहां आती है? समस्या आती है जब आप पड़ोसी को देखते हैं। आप देखते हैं, अरे भाई उसके पास एसी है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास तो है नहीं। आप अपनी आवश्यकताएं नहीं देख रहे हैं, आप अपनी आवश्यकताओं का बेसिस बना रहे हैं जो पड़ोसी देख रहा है। वहां समस्या आएगी। आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से आप करेंगे, उसके लिए आपको सरकार ठीक ठाक पैसा देती है, ठीक ठाक देखभाल कर लेती है। लेकिन आप पड़ोसी को देखकर अगर कुछ करना चाहेंगे तो समस्या आएगी, अपने लिए नहीं, तो एक्सपेक्टेशन आ रहा है। देन अगर आप अच्छे अफसर बनना चाहते हैं, फिर आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं। और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए पहला एट्रीब्यूट यह है कि आप लोगों को ट्रस्ट करें। आप अगर किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पे कैसे विश्वास करेगा? और आप पे विश्वास नहीं करेगा तो आप लीडर बन नहीं सकते। आईएएस में ज्यादातर फंक्शन लीडरशिप के ही होते हैं। ये जरूरी नहीं है हर काम आप खुद करें। आप अगर ट्रस्ट करेंगे लोगों को तो उनको डेलीगेट करेंगे, और डेलीगेट करने के साथ साथ आप सपोर्ट अगर उन करेंगे तो फिर वो आपको, आपके लिए पूरा आपको मुरीद हो जाएगा, आपके लिए सब काम करेगा। सो आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और इन लीडरशिप क्वालिटीज में एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है जो मैं शुरू से ही बताता हूं। आज की तारीख में अगर आप एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको कठिनाई आएगी, क्योंकि आपको लोगों के साथ डील करना है। तो आप उनसे संवाद कैसे करेंगे अगर आपके पास वो क्वालिटीज नहीं है, संवाद करने की क्वालिटीज नहीं है? तभी मैं अक्सर जिन लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए भी ट्रेन करता हूं, पर्सनालिटी टेस्ट, उनके कहता हूं आप खाली पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ट्रेन मत कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। क्योंकि आप ये सुधार लेंगे
तो वही बात आप ज्यादा इफेक्टिवली कह देंगे, जिसका उपयोग ना केवल आपके कुलीग और सबऑर्डिनेट्स के लिए, आपके बॉस के लिए भी है, जो कि नेता हो सकता है। मैं अपने पूरे करियर में कह सकता हूं कि ज्यादातर टाइम मैं अपने पॉलिटिकल बॉस को कन्विंस कर लेता था मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो चाहता था वो कर लेता। 10% ऐसा था कि वो मुझे ओवररूल करते थे। हम प्रजातंत्र में हैं भाई, 10% तो उनको आप देंगे, लेकिन अगर आपकी स्किल्स ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, तो आपसे सहमत हो जाएंगे। तो 90% अगर आपकी बात आप मनवा लेते हैं किसी नेता से, तो क्या बात है। मेरे पास अपने कार्यकाल में पहले 10-12 वर्ष के बाद कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि एक रेपुटेशन बन गई थी, ये गलत बात सुनेंगे नहीं, सही बात कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो क्यों आएगा पॉलिटिकल प्रेशर आपको? नेता को भी पता है गलत काम करेगा नहीं, तो आपको ऐसी जगह ले नहीं जाएगा जहां उसे गलत काम कराना हो। और आपकी अगर इच्छा नहीं है हर जगह पहुंचने की सिफारिश करके, तो आप क्यों जाएंगे वहां पर? लोग अक्सर ये कहते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सिस्टम ठीक होना चाहिए, सिस्टम तो होना ही चाहिए ठीक। ये तो ऐसे हुआ कि जैसे कोई अंग्रेज आया है उसको कह दें कि वो करे, मैं आप क्या करें? मैं तो देखता हूं उन लोगों के प्रति, उन अधिकारियों की ओर देखता हूं जिन्होंने इस सिस्टम के रहते हुए अच्छा काम किया, इस सिस्टम के रहते हुए ईमानदार है। अगर वो ईमानदार रह सकते हैं, वो एफिशिएंट रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरे प्रेरणा स्रोत तो वही थे। अगर मान लीजिए एक भी अधिकारी आपको ऐसे नहीं मिला जो ऑनेस्ट है, तब तो या तो आपके देखने में गलती है या वो व्यवस्था गलत है, तब तो चर्चा ही खत्म हो जाएगी। अगर आप ये मान के चलते हैं कि अभी भी कुछ ईमानदार है, ना केवल ईमानदार है बल्कि काम करते हैं, कुछ ऐसे ईमानदार नहीं है कि उनका सिर्फ ट्रांसफर होता रहता है, कुछ ऐसे ईमानदार हैं जो ट्रांसफर नहीं होता और काम भी करते। मेरा भी अपने करियर के शुरू में ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे ट्रांसफर नहीं हुआ, बहुत स्टेबल रहा, क्योंकि मैंने एक बात को समझा इस बात को कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। मेरे विचार से किसी अधिकारी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर कोई गलत काम कर रहा है नहीं करना, लेकिन गलत और सही के बीच में बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। उस ग्रे एरिया में आप क्या पॉजिटिवली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। अगर आपकी रेपुटेशन बन जाती है कि वो सिर्फ नियम कानून नहीं दिखाता है, जहां संभव है काम तुरंत करता है, तो आप अगर किसी गलत काम को करने को मना करेंगे तो समझ जाएगा ये गलत काम इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन अगर काम सही होता तो तुरंत कर देता, या अगर संभव होता तो कर देता है। देखिए, तो अकोमोडेशन इज इंपॉर्टेंट। हम अकोमोडेशन भूल जाते हैं, हम अकोमोडेशन को भी कॉम्प्रोमाइज समझ लेते हैं। मेरा दोस्त आके काम कहेगा तो कर देंगे, नेता आके कहेंगे तो नेता भ्रष्ट है, वो नहीं कर पाएगा, ये गलत है। नेता कभी काम आप उसी तत्परता से कीजिए, उतनी जल्दी कीजिए, अगर गलत नहीं है। गलत है तो किसी का काम मत कीजिए, लेकिन गलत नहीं है, और मेरा अनुभव ये बताता है बहुत से ऐसे काम है जो गलत नहीं होते, नहीं है, लेकिन हमारे मानसिकता ऐसी होती है कि जो भी करेगा। मैंने कई ऐसे ईमानदार अधिकारियों को देखा है जो अपनी ईमानदारी यहां लेकर घूमते हैं, वो समझते हैं बाकी सब बेईमान है, कोई काम लेकर आए तो गलती होगा। नहीं, आपकी मंशा, आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति आपके पास काम लेकर आ रहा है, वो दुखी आदमी है, आप उसको सुनिए बिना किसी बायस के, और अगर संभव हो और गैर कानूनी नहीं तो करने का प्रयास कीजिए। अगर ये करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपकी ख्याति होगी, और रिटायरमेंट के बाद आपकी लोग उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना आपकी सर्विस में। आई होप आप सबने सर ने जो भी एक्सप्लेन किया इतने खूबसूरत तरीके से उनका नोट ले लिया हो, अगर नहीं तो रिवाइंड करके ले लीजिएगा, क्योंकि this particular knowledge which sir has given in a very structured manner is going to be used in ethics GS paper 4 case studies। और सर ज्ञानवाणी सेशन में हमारे एस्पिरेंट्स को टाइम देने आते हैं और आपको एथिक्स वाला पार्ट हो या फिर पर्सनालिटी वाला पार्ट हो, उसमें सर गाइड करते हैं। सर एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है कि क्योंकि हम लेटरल एंट्री का बहुत ज्यादा स्कोप सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अ स्टेज वेयर वी वर जनरली कंसिडर्ड एज रेगुलेटर, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें अब हम इनेबलर की साइड जा रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज एज अ इंस्टीट्यूशन कितना रिलेवेंट रह गया है, एक ये सवाल आता है। देखिए, दुनिया में कहीं भी सिविल सर्विस खत्म नहीं, ब्यूरोक्रेसी हैज नॉट विदर्ड अवे। देखिए, कम्युनिस्ट कहते थे स्टेट विल विदर अवे, ना कहते थे जी। अगर स्टेट विदर अवे कर जाती शायद ब्यूरोक्रेसी भी कर जाती, लेकिन किसी भी कम्युनिकेट स्टेट में ना तो स्टेट विदर हुई ना ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी तो रहेगी किसी भी व्यवस्था में, और व्यवस्था बड़ी होगी तो वहां की ब्यूरोक्रेसी होगी। हमें इस पे चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हटाया जाए, क्यों हटा नहीं सकते, दूसरी आ जाएगी। हमें चर्चा इस बात की करनी चाहिए, इस ब्यूरोक्रेसी को हम ठीक कैसे करें, इस ब्यूरोक्रेसी को हम कैसे यूजफुल बनाएं, इस ब्यूरोक्रेसी को हम कैसे पर्पसफुल बनाएं, इस पे चर्चा होनी चाहिए।
उसके लिए कई तरीके हैं, जैसे मैंने अपने पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में एक पूरा चैप्टर लिखा है कि कैसे रिक्रूटमेंट से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर, उनकी पोस्टिंग से लेकर और उनकी मेंटरशिप को लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे इसी ब्यूरोक्रेसी का हम उपयोग कर सकें। आपने शुरू में एक बात कही थी, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो रूलर है यानी कि जो पावर में है वो सिग्नल क्या दे रहा है। वो सिग्नल दे रहा है कि हम प्लायबल आदमी को अपने साथ रखेंगे, डिसऑनेस्ट आदमी को अपने साथ रखेंगे, या हम जो जो सही है अधिकारी, जो इफेक्टिव अधिकारी है उसको अपने साथ रखेंगे। वो जो सिग्नल दिया जा रहा है उस पर भी बहुत निर्भर करता है। ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी व्यवस्था है जहां 10% टोटली नकारे होंगे और 10% ऐसे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा काम करेंगे। जो बीच का 80% है जिसे हम फेंस सिटर्स कहते हैं, वो इस बात को देखता है कि जो पावर में है वो सिग्नल क्या दे रहा है। वो एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ऑनेस्टी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, या प्लायबिलिटी को कर रहा है कि जो वो कहेगा कर देगा इसलिए हम उसको ले रहे हैं, तो वो वैसा बनना चाहेगा। तो ये बहुत इस बात पे निर्भर करता है कि ऊपर से सिग्नल्स क्या आ रहे हैं। देखिए, मैंने एक विश्लेषण किया आईएएस के दृष्टिकोण से। चयन यूपीएससी के थ्रू होता है, ट्रेनिंग इकट्ठी होती है दोनों। अब ये मुझे बताइए कि मैंने अभी रिसेंटली एक विश्लेषण किया कि तेलंगाना स्टेट 48% पर कैपिटा इनकम जो है ग्रो की है 1917-18 से और 21-22 के बीच में 5 साल में 48% ग्रोथ हुई है तेलंगाना में, ठीक है। यूपी में 22% हुई है। ऐसा क्यों हुआ? अधिकारी तो वही है ना, मैंने तो यूपी में काम किया, बड़े अच्छे अधिकारी हैं। तो इस बात पे विचार होना चाहिए कि हम बार बार ब्यूरोक्रेसी करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि वही ब्यूरोक्रेसी तेलंगाना में 48% ग्रोथ दे रही है। आप वो छोड़ दीजिए, एमपी में 38% ग्रोथ है, उड़ीसा में 38% ग्रोथ है, बिहार में भी 34% ग्रोथ है, यूपी में 22% ग्रोथ है। ऐसा क्यों? मैं तो यूपी से आता हूं, मुझे दुख होता है इसमें। तो हमें इन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए, ना कि ये कहना कि सब नकारा है, सब बेईमान। उससे कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी बहस या चर्चा इस उद्देश्य से होनी चाहिए कि हम सुधार कैसे लाएं। किसी को हमें डंडा थोड़ी ना मारना कि हम बहुत खुश हो गए हमने डंडा मार दिया, इससे बात नहीं बनती। बात इस बात पे बनती है कि हम विश्लेषण करके ये देखें कि अगर कोई व्यवस्था है और ठीक नहीं है तो उसके कारण क्या है। क्योंकि पड़ोसी प्रदेश, अब तो ये देख लीजिए, बिहार भी लगभग 32-33% ग्रो किया। ठीक। तो उन 5 सालों में जिनको हम विकास का समय बता रहे हो, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट में दिए गए हैं, ये किसी अन्य व्यवस्था नहीं बनाए। तो हमें सोचना चाहिए। सर, इसमें जो ये स्कोप कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री स्पेशलाइज्ड एंट्री होगी, और इससे जो है why we focus on just one kind of scheme of recruitment which we were doing earlier, तो इस पे आपका क्या कहना है? What is the future in this? देखिए, पहली चीज तो मैं लेटरल एंट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इसका उद्देश्य समझना चाहिए। ये जो हम आजकल स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सीनियरिटी के बाद हर आदमी मैनेजर बन जाता है ऑफ ह्यूमन बींग्स। कोई ऊपर जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए आप, जो टॉप मैनेजमेंट करता है, सीईओज होता है, वो एक स्पेशलाइज थोड़ी ना होता है एक एरिया में। उसका प्रमुख कार्य होता है कि उसके साथ जो व्यवस्था है, जो लोग हैं, मेन एंड वुमेन है, उनसे काम कैसे कराएं। इट इज मैनेजिंग मेन एंड वुमेन। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मोर ऑफ एन एटीट्यूड एंड लीडरशिप स्किल्स रादर देन स्पेशलाइजेशन। मैं तो इसके टोटली अगेंस्ट हूं। आप किस चीज की स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं? जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, कोई ना कोई तो बनेगा ना फाइनेंस सेक्रेटरी, तो बैंकिंग का एक्सपर्ट होगा, इंश्योरेंस का होगा, बजट का होगा, किस चीज का स्पेशलाइजेशन। मैं कोल सेक्रेटरी बना था, मुझे कोल का कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे आने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे ये क्या मानने की जरूरत है कि कोल की खुदाई कैसी हो, कोल की क्वालिटी कैसी हो। मुझे तो देखना है कि सही आदमी मैं सही जगह पर बैठा लूं, उसको एनवायरनमेंट को मैं मैनेज करूं जिससे वो काम कर सके। उन 2 सालों में कोल का प्रोडक्शन हुआ, वो रिकॉर्ड था। मैं तो एक्सपर्ट नहीं था कोल, लेकिन हम एक्सपर्ट्स ले आए और उनको हमने स्पेस दी और काम करना परमिट किया। तो ये हमें क्लियरली समझना चाहिए कि हायर पोजीशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी या हायर पोजीशंस इन द प्राइवेट सेक्टर, यू डोंट हैव टू बी स्पेशलिस्ट, you have to be specialist only in human resource management. Exactly. Managing men and women rather than specialized in a particular area. Got your point, sir. Sir, एक क्वेश्चन है कि how IAS is shedding away the बाबू image. पहले से वो एक बाबू इमेज चलती आ रही थी, लेकिन now this image is shedding away. I don't know whether that image was a बाबू, ये कुछ लोगों का चिंतन है। उसमें कई ऐसे हैं जो कि जिन्होंने प्रयास किया इसमें आने का, नहीं आया, वो बाबू कहते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं तो ऐसी जगह से हूँ, इलाहाबाद से हूँ,
जी वहां पे सभी लोग सो कॉल्ड बाबू बनना चाहते थे। जी ये एक चिंतन है लोगों का, जी। मानसिकता है, उसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूंगा। ओके। मेरा ये मानना है कि जैसे समाज में कुछ अच्छे खराब बेकार लोग होते हैं, ऐसी सर्विस में भी ऐसे लोग होते हैं। हम्म। अब आपकी नजर पे निर्भर करता है, आप किधर देख रहे हैं। जी आप उन निकृष्ट लोगों अधिकारियों को देख रहे हैं और सबको वैसे ही समझ रहे हैं, या अच्छे लोगों को देख रहे हैं। अब जाकी रही भावना, जैसी प्रभु देखी तिन मूरत। एग्जैक्टली सर, गॉट इट। सर आजकल सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल हो रहा है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्वेंट्स, यू कैन से कि वो जो छोटा छोटा जो भी वो एफर्ट करते हैं उसको मीडिया पर लाते हैं, सोशल मीडिया पर। तो इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर एस्पायरिंग टू बी द सिविल सर्वेंट, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा चेंज आ रहा है। दूसरी जगह कुछ लोगों का कहना है नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गवर्नमेंट की छोटी छोटी चीजें जो ऊपर आ रही हैं तो कई सारी चीजें केवल पॉपुलिज्म के लिए हो जा रही हैं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, सोशल मीडिया इज अ डबल एजेड वेपन। जी इट इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। जी। इट कैन बी मिसयूज, इट कैन बी अब्यूज, एंड वन शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। हम्म देखिए, अगर कोई काम हो रहा है और काम की चर्चा हो रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हम्म लेकिन इनॉग्रेशन की और मीटिंग की और अपनी फोटो खिंचवाने की सूट में या लहंगे में, हम्म वो सिविल सर्वेंट को शोभा नहीं देता। सिविल सर्वेंट इज नॉट अ मॉडल, सो टू से, इज नॉट अ पर्सन, इज नॉट एक्टिंग समवेयर, दिस इज अ पर्पसफुल थिंग। तो मेरे विचार से हम्म सोशल मीडिया का उपयोग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए होना चाहिए। इससे बढ़िया स्रोत जनता को बताने के लिए नहीं, हमारे टाइम पे नहीं था। लेकिन जब मैं कोल सेक्रेटरी बना तो मैंने तो बहुत यूज किया सोशल मीडिया को लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। सो हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन disseminating information and personal publicity. जी This can be made out straight away. I mean, हम्म एक कोई सोशल मीडिया पे कोई भी इमेज आएगी या कोई लेख आएगा, मैं बता दूंगा कि इसमें सेल्फ प्रमोशन हो रहा है या आइडिया का प्रमोशन हो रहा है या काम का प्रमोशन हो रहा है। नथिंग रॉन्ग विद प्रमोटिंग द वर्क, but I see a lot of civil servants, some of the youngsters trying to promote themselves. वो हर चीज, एक मीटिंग ले रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अगर उसका कोई उपयोग है जनता के लिए कि उस मीटिंग का ये इम्पैक्ट होगा या ये मैसेज वो कन्वे करने चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन किसी शोरूम का उद्घाटन आप कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में डाल के आप क्या कर रहे हैं? जी We must clearly understand that social media can be used phenomenally well for disseminating our information. It should be used, but not for promoting oneself. गॉट इट सर। कई बार ये कहा जाता है कि वो उनकी पर्सनल साइड भी है, तो पर्सनल लाइफ को वो कर सकते हैं, बट दे शुड बी मैनेज्ड थ्रू डिफरेंट प्रोफाइल्स। वन इज दैट योर पर्सनल, इमेज। देखिए ऐसा ना, किसी की शादी ब्याह हो रहा है या कोई कहीं कुछ कर रहा है, वो करने में कोई नुकसान नहीं, समाज है, आप करिए उसको। जी It can't be used on the same platform. जी आप वही कर रहे हैं, अपना इमेज अपनी बना रहे हैं। अरे आपकी इमेज बन जाएगी, आप लेट योर वर्क स्पीक फॉर, यस इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग योरसेल्फ, है ना। ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत बना दिया है या आपको अच्छे कपड़े के लिए पैसे दे दिए हैं, आप वो थोड़ी ना खिंचा खिंचा के सोशल, एटलीस्ट ऑफिसर्स, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, ऑफिसर्स शुड बी क्लियर दैट सोशल मीडिया हैज टू बी यूज्ड फॉर अ पर्पस, जी फॉर promoting, explaining, disseminating government. That's the job. That's what you should do, not promoting yourself. Exactly, sir. Sir, you have guided so many aspirants who are now successful officers. Sir, mentoring का क्या रोल है इस सिविल सर्विस की जर्नी में? मेरे विचार से मेंटरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कई अधिकारियों से टच में हूं जो सिविल सेवा में है। जब आदमी सिविल सेवा में आता है तो बड़ा एंथुसियास्टिक होता है, वो करना चाहता है ना कुछ। मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स दैट आई स्पीक टू इन द एकेडमी और जो नई सेवा में आते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी पिटाई होना शुरू होती है फील्ड में और वो फिर लाइन पे आना शुरू हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि उन लोगों को हम कैसे संभालें। तो शुरू में जब सेवा में आता है आदमी अधिकारी, तो उसको समझ में नहीं आता किससे बात करें, क्या बात करें, कोई उसको राय चाहिए हो तो किसके पास जाए। इसके लिए मैंने अपनी पुस्तक में एक चैप्टर लिखा है ऑन मेंटरशिप। मैंने कहा कि हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए मेंटरशिप प्रोग्राम, वेयर द यंग ऑफिसर शुड हैव द फ्रीडम टू अप्रोच दैट मेंटर फॉर एनी गाइडेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शुरू में मैं गुजरा हूं उस दौर से। 6-7 साल में पता नहीं होता इधर ये सही है या ये सही है, तो यू नीड समबडी टू गाइड। मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, बट मैं देखता हूं ज्यादातर लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती। तो मेरे विचार से मेंटरशिप अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं जिस स्टेट में जाता हूं, जैसे कई स्टेट्स मुझे बुलाती हैं
मैं वहां यही रिकमेंड करता हूं। मैं 21 तारीख को शिलोंग जा रहा हूं, मेघालय के अधिकारियों से बात करूंगा, वहां भी मैं इस बात करूंगा कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए मेंटरशिप, सर्विंग सीनियर सिविल सर्वेंट्स या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को लीजिए और उनको एसोसिएट कीजिए यंगस्टर्स से, जिससे अगर उनको कोई समस्या है वो उनसे बात कर सकते हैं। एक तो ये रोल है। दूसरा रोल ये है कि कई बार जो नए अधिकारी आते हैं वो शुरू में ही उनको कहीं से चस्का लग जाता है और वो समझते हैं किसी को पता नहीं मैं कर रहा हूं। अच्छा, मैंने देखा कई सीनियर ऑफिसर उसकी चर्चा उसके पीछे करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं कहते। मतलब ये अजीब व्यवस्था है। मैं तो एक चीफ सेक्रेटरी का बताऊं जो मुझसे कह रहे थे यार वो कर रहा है, तो मैंने कहा उससे बात करो ना बुला के। अब हम बुराई नहीं बनना चाहते, हम क्यों बात करें? तो हमने फिर क्या कंट्रीब्यूट किया? मेंटर का काम ये होगा कि अगर उसको जानकारी मिलती है उस अधिकारी के बारे में, तो एक कप चाय पे एक बुला के ये ना कहे कि तुम क्यों पैसा बना रहे हो, भाई ऐसे सुनने में आ रहा है, ये चर्चाएं हो रही है कि तुम ये कर रहे हो, अब सही है गलत है तुम जानो। मेरे विचार से सिर्फ इतना ही कहने से काफी फर्क पड़ जाएगा। उसको ये पता हो जाएगा कि और को पता है कि वो क्या कर रहा है, उससे फर्क पड़ता है। माने ना माने, लेकिन आप कुछ लोगों को फिर भी बचा सकते हैं। देखिए, ये इसलिए आवश्यक है कि शुरू शुरू में सर्विस में आके कई अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ये मेंटर का काम है उसको गाइड करे। हो सकता है फिर भी ना माने वो, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जाने से हम कई अधिकारियों को बचा सकेंगे, उनको बता सकेंगे कि इससे आपका नुकसान हो सकता है। आज की तारीख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी करता हूँ, कई अधिकारियों से गाइड करता हूँ, बताता हूँ, कई मेरे पास आके मुझसे पूछते हैं, मैं बात करता हूँ। ये व्यक्तिगत है, लेकिन ये संस्थागत होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल। गॉट इट। सो इट्स लाइक कि एग्जाम सेंटर में है और इस तरफ सिविल सर्वेंट्स हैं, आप उनको भी मेंटर कर रहे हैं, और इस तरफ एस्पिरेंट्स आप उनको भी मेंटर कर रहे हैं। सो सर, इस तरफ वाले पर आपने एक्सप्लेन कर दिया, हम इस तरफ भी चाहते हैं आपकी कुछ गाइडेंस, आपका क्या व्यू है? मैं इनको भी बताता हूं कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो टूल्स पे ज्यादा बल दीजिए बनस्पत इसके कि आप फाइनल आंसर लिखने पे। टूल्स क्या है? टूल्स हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, टूल्स हैं एनालिटिकल स्किल्स, टूल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं अक्सर देखता हूं कि जो आदमी सर्विस की तैयारी करना है वो 1 महीने बाद ही आंसर लिखना शुरू कर देता है। अरे भाई, आप अगर शब्द नहीं लिख पाएंगे, आप लेटर नहीं लिख पाएंगे तो शब्द नहीं लिख पाएंगे, शब्द नहीं लिख पाएंगे तो सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे, सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे तो पैरा नहीं लिख पाएंगे, पैरा नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आप सीधे ऐसे पे घुस गए। तो मैं ये कहता हूं कि पहले अपनी स्किल, आपको नॉलेज नहीं होगी तो आंसर नहीं दे सकते, और खाली नॉलेज होगी तो भी आंसर नहीं दे सकते। आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, और एनालिटिकल स्किल्स और नॉलेज भी हो जाएगी, अगर आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो मैं बल देता हूं जिनसे बात करता हूं टूल्स पर। इसलिए मैं चूंकि स्टडी आईक्यू से थोड़ा एसोसिएटेड भी हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप आज की तारीख में 2025 में जो अपीयर हो रहा है उसको गाइड कर रहे हैं। 2024 ही नहीं, 2023-24 कर रहे हैं, 25। क्यों? क्योंकि उसके पास समय है इन टूल्स को होन करने का। ये महत्वपूर्ण है जी। और इन टूल्स को होन करके ना केवल उसे सिविल सर्विस में आने में लाभ मिलेगा, आसानी होगी, सिविल सर्विस में आके भी लाभ मिलेगा, और किसी वजह से वो सिविल सेवा में नहीं आ पाया तो इन स्किल के माध्यम से उसे और जगह एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। तो जैसे आप चाहे सॉफ्ट स्किल्स कहें या टूल्स कहें, मेरे विचार से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं बताता हूं मेंटर्स को, मैं दोहराना चाहूंगा इसे, कि लोग वो सक्सेसफुल होंगे जो कि इस जर्नी को, प्रिपरेटरी जर्नी को एंजॉय करें। अगर ये बर्डन लगेगा तो चांसेस मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एंजॉय करनी है जर्नी। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू स्टडिंग अ चैप्टर, यू हैव टू derive satisfaction for having understood that chapter. छोटी छोटी विक्ट्रीज, there is no big victory in it. You have to enjoy small steps, small victories that you get as a consequence of understanding a philosophy, understanding a chapter, understanding a concept. उसी से आप प्रफुल्लित होइए तो आपको अच्छा लगेगा, तो जर्नी अच्छी होगी, तो चांसेस आप पहुंच जाएंगे। और तीसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अगर आप सैक्रिफाइस भी नहीं करना चाहते तो आप शिखर पे तो पहुंचेंगे नहीं। तो सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो, खुशी खुशी सैक्रिफाइस कीजिए। लोग करते हैं, पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, माँ अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप भी सैक्रिफाइस करते हैं, वो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, ये सैक्रिफाइस से ही लिंक्ड है। तो अगर आप जीनियस है तो आ जाएंगे, लेकिन अगर जीनियस नहीं है, जो कि मेजॉरिटी नहीं होते जीनियस, तो आपको जो है डिसिप्लिन होना। This exam does not need you to be genius.
what it needs is what sir has explained. You need certain tools, acquire skills, नॉलेज एक्वायर करनी है, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है, उसको कम्युनिकेट करना आना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस का स्टेज, इंटरव्यू का स्टेज, इट इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन. उसके बाद एंजॉय करना होगा आपको इस जर्नी को, और आपको डिसिप्लिन रहना होगा, और इसका मतलब है उस दौरान आपको कई चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी. मतलब इफ यू आर इन द जर्नी देन यू हैव टू बी इन द जर्नी. सर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव टू कट ऑफ आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. एक मेजर एक्चुअली सोसाइटी में बना हुआ है, इवन पेरेंट्स जज द एस्पिरेंट्स, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज्यादा बूम आ चुका है. मतलब टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस कि हम रीच कर सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में बच्चा बैठा है, ईस्ट में बैठा है, कहीं पर भी. लेकिन बच्चों का एक इशू है कि सर जो पेरेंट्स है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे, जो हमारा दिनचर्या है उसमें इतनी ज्यादा है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं. एंजॉय कहाँ से कर लें? तो यहाँ पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से पेरेंट्स से कुछ कहना चाहूंगा. जी. पेरेंट्स यही कहना चाहूंगा कि बच्चे पर दबाव मत डालिए. 1% दबाव से कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ, मतलब 1% भी लाभ नहीं होगा. अगर बच्चा स्वयं नहीं समझेगा कि वो इस रास्ते पे चल के कुछ बन पाएगा, आप उसको नहीं बता सकते. क्योंकि जो भी बच्चा होगा, आपका बच्चा को पढ़ रहा है तो 20 साल से कम का तो होगा नहीं, 19-20 साल का तो हो गया. तो इतना बड़ा हो गया है कि आपके दबाव का फिर ओनली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. मेरा आपसे सबसे अनुरोध ये है कि आप सिर्फ बच्चे को हेल्प कीजिए. हेल्प कैसे करें? उसका एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि वो आराम से पढ़ सके. उसके ऊपर दबाव मत डालिए. एनवायरनमेंट, जैसे अगर कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, उस पर कहीं और बाहर से प्रेशर आ रहा है, उसको कहीं से डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो हटाइए. उसको एकाग्र रूप से पढ़ने दीजिए. अगर वो अपने आप नहीं पढ़ रहा है तो आपके कहने से नहीं पढ़ेगा. इस उम्र में शायद छोटा बच्चा फिर भी पढ़ लेगा. इस उम्र में आपके सिर्फ नेगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव नहीं होगा आपके दबाव से. अगर वो नहीं करना चाह रहा है तो उसको नहीं करने दीजिए. आपके कहने से अगर वो करना चाह रहा होगा तो प्रॉब्लम आएगी. नहीं करना चाह रहा है तो आपके कहने से फर्क पड़ना ही. तो सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट है. तो मैं आप सब जितने अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, सिर्फ हेल्प कीजिए, एनकरेज कीजिए. उसके मस्तिष्क में कोई दबाव ना डालिए. आपकी तरफ से तो कम कोई दबाव होना नहीं चाहिए. और अगर कहीं से और दबाव आ रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो दबाव उस पर ना आए. आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. आज मैं जो हूं या जो बना, जो सेवा में आया, अपने पेरेंट्स की वजह से. उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, कोई दबाव नहीं डाला. सिर्फ कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करते रहे, हेल्प करते रहे, और शायद उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सिविल सेवा में. Thanks for your valuable time, sir. And here we conclude this session. आप इस इंटरव्यू को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, पीयर ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं. पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट की जो इनसाइट्स हैं सर की, वो पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए. थैंक यू सर फॉर योर टाइम. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.